नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं, अभी हाल की स्थिति पे चर्चा कर रहा हूं, जो समस्या है समाज में उस पर चर्चा कर रहा हूं। इसी दौरान अभी हमारे साथ है गोपाल पासवान जी। गोपाल पासवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी क्या नाम आपका हो? धर्मवीर धर्मा। धर्मवीर धर्मा जी, आपको भी मैं अपनी तरफ से नमस्कार प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बिहार वासियों को नंदन वंदन चंदन अभिनंदन स्वागत और खुशामदीद कहता हूं। गोपाल पासवान जी, हम आपसे बात करेंगे अभी वर्तमान की समस्या, राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या और जो प्राकृतिक समस्या है, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। फिलहाल आप अपने बारे में बताएं कि इस वक्त आप समाज में किस तरीके से सेवा दे रहे हैं। देखिए, अभी हम सरपंच के रूप में 2006 से हमारे मैडम सरपंच थी 2006 में, और 2006 के बाद से 2 टर्म से कंटिन्यू हम जनरल सीट से चुनाव लड़के और सरपंच के रूप में हम पंचायत की जनता को सेवा दे रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हम अपना संगठन को चला रहे हैं। कौन सा संगठन का? सरपंच संगठन, उसका प्रदेश के अध्यक्ष भी हम हैं और संगठन के चला रहे हैं। श्रीमान, मुझे कहना है कि अभी तक जो बिहार की में 2006 में पंच सरपंच का चुनाव हुआ, सरपंच के चुनाव हुआ, सरपंच के अभी तक जिस समय से चुनाव हुआ अभी तक के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी जो पंच सरपंच के साथ जो सौतेलापन व्यवहार किया है, जो उपेक्षा किया है, वो अभी तक के हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था। न जाने किस गलती का सजाई पंच सरपंच को दे रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन काफी आहत है। जो पंच सरपंच के जो दर्द है, जो समस्याएं हैं, वो मैं बखूबी ही जान रहा हूं, क्योंकि 2006 से पंच सरपंची करते हैं। इसके कारण मुझे पूरा इस बात से मैं अवगत हूं कि सरपंचों के साथ समस्या क्या होता है। आज हमारे प्रदेश के सरपंच की परिस्थिति ये है कि उनके दरवाजे पर जो आगंतुक आते हैं, जो पंचायत के जनता आते हैं, जनता के चाय पिलाने के काबिल इन्होंने नहीं छोड़ा पंच सरपंच को। इनको कहना है, ना हमारे सदन में आवाज उठाने के लिए सभी प्रतिनिधि को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला जो स्थानीय निकाय चुनाव में, लेकिन हमें उससे भी वंचित किया गया पंच सरपंच को। मैं काफी दुखी हूं नीतीश कुमार जी के जो रवैया है। सम्राट चौधरी जब सत्ता में थे तो उन्होंने कहा था, चुनाव के पूर्व कहा था कि पंच सरपंच को विकास कार्य से भी जोड़ा जाएगा, लेकिन परिणाम यह हुआ कि चुनाव के बाद इनको बलि के बकरा तो चुनाव में बना दिया गया, लेकिन चुनाव के बाद सीधे कह दिया गया कि यह तो जुमला था। तो इस तरह से जो झूठे वादे करते हैं, मुझे यह भी कहना है कि चुनाव के दौरान जो नेताएं आते हैं और झूठे वादे करते हैं, जनता के झूठे प्रलोभन देते हैं और चुनाव जीत के जाते हैं तो सीधे कह देते हैं एक शब्द में किया जुमला था। तो ऐसे कहने वाले लोग को, ऐसे झूठे वादे करने वाले को, उनकी सदस्यता पुनः समाप्त होनी चाहिए और आजीवन उन्हें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसे पार्टी पर बैन लगना चाहिए कि जो झूठे वादे करवाते हैं अपने नेता से। चलिए, ये तो हो गई राजनीति की बात। अभी राजनीतिक में कई दल है, अगर आपको चुनाव लड़ने कहा जाए तो कौन से दल को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? देखिए, मैं ऐसे चुनाव लड़ने के मुंड में नहीं हूं। वास्तविक बात, अगर आपको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा तो कौन से दल से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? अगर हमारे क्षेत्र की जनता अगर कहती है कि नहीं इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अंततः मुझे आत्मा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि नेताओं जो है, आज हमारे देश के एक अच्छे नेताओं के, अच्छे नेतृत्वकर्ता की जरूरत है, लेकिन आज के जो नेताएं हैं जो इस तरह के माहौल बना दिए हैं समाज में, समझ लीजिए कि एक तरह से चूतियों का अंतिम अखाड़ा है तो वो राजनीति है। इसलिए राजनीति से मुझे घिन बढ़ रही है। तो अभी अगर आपको किसी दल को चुनना रहा तो कौन से दल को चुनेंगे? अब अभी नया तो प्रशांत किशोर जी आए हैं और पता नहीं, इन्होंने तो कहा था कि भाई हमने जो जगदेव बाबू हमारे कहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, सबके शिक्षा सबके काम, वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिस तरह के उन्होंने बोले थे और यही शब्द को बोलते बोलते उनको गोली मार दिया गया था
असामाजिक तत्वों द्वारा और उनकी जो है शहादत हो गई थी। तो आज जो है इन्होंने जिस तरह के बोले थे तो उससे लग रहा है कि उनकी बात को सत्ता साबित करने की इनमें क्षमता है। लेकिन अगर दिल से चाहे तो, क्योंकि एक अच्छी राजनीतिकार भी है प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर जी अगर वास्तविक में दिल से चाहे तो वह चीज लागू कर सकते हैं जो हमारे देश में आज आपने भी देख रहे हैं और हमने भी देख रहा है। आज आपको बताया था कि जिस समय से हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, आजादी के पूर्व से हमारे देश के सभी जल जंगल जमीन सभी संसाधनों पर विदेशियों का कब्जा था, मुगलों का कब्जा था, अंग्रेजों का कब्जा था। जब उसके कब्जा से जब देश आजाद हुआ तो इस सभी संसाधन पर सबको हिस्सा बराबर को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया। मैं इसके लिए कहना चाहूंगा आपसे कि हमारे देश में जब गरीबी रेखा तय हुआ तो अमीरी रेखा भी तय हो, और अमीरी और गरीबी के बीच 10 गुना से अधिक का अंतराल न हो, उसका पैरामीटर तय हो। जब तक इस तरह के तय नहीं किया जाएगा पैरामीटर, तब तक कि हमारे देश में जो गरीबी और अमीरी जो है इसके बीच जो इतनी बड़ी जो असमानताएं हैं, जो गरीब के मुद्दा है बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन आज तक गरीबी हमारे देश से दूर हुआ नहीं, और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहा है। नेताओं का धन जो है दिन दुगुना रात चौगुना हो रहा है, उद्योगपतियों का धन दिन दुगुना रात चौगुना हो रहा है। कुछ 4-5 लोगों के ही हमारे देश में विकास अगर बात किया जा रहा है तो 4-5 लोगों को ही विकास हुआ है, लेकिन बाकी जो है आपको बता रहे हैं कि आम जनता जो है आज भी विकास से वंचित है। और अभी आपने एक नाम लिया प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज तो अभियान है, पार्टी तो है नहीं, क्या जन स्वराज चुनाव लड़ेगी इस बार विधानसभा की? उम्मीद तो है कि चुनाव लड़ेगी, उम्मीद है कि चुनाव बिहार में लड़ेंगे। पार्टी तो बना नहीं है अभी। पार्टी बनेगा, पार्टी जैसा कि हमें पता है कि पार्टी बनेगा, पार्टी बनेगा। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जी अगर पार्टी बनाते हैं तो इसमें अच्छे लोग आएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे राजनीतिकार हैं, और राजनीतिकार होने के कारण मुझे उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अगर वास्तविक में दिल से चाह ले तो हमारे बिहार जो है अग्रिम राज्य में सम्मिलित हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी को क्या लगता है कि वो एक दूरदर्शी नेता है, दूर तक जाएंगे? जी जी जी, ऐसा तो लगता है, लेकिन चुनाव जीत करके जब आएंगे, जब इनका पार्टी बन जाएगा और सत्ता में आ जाएंगे, तब विशेष रूप से इन पर बात को मतलब कहा जा सकता है कि हाँ, जो ये बोले थे कथनी और कथनी दोनों सेम है। और पार्टी से जन स्वराज को भी अलग क्यों देख रहे हैं? जो आपने और किसी भी दल का नाम ले सकते थे, जन स्वराज का ही नाम लिया क्यों? इसलिए नाम लिए कि जो इन्होंने जो हमारे जगदेव बाबू जो कहे थे, यह शब्द को जो है सत करते इनको में मतलब हमने देखा है कि जो बोल रहे थे यही बात को ही हमने दोहराए हैं। बात को तो कई लोग दोहराए हैं और उसके नाम पे सत्ता में आकर के और सिर्फ अपना रोटी सेके हैं। क्या लगता है जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी है, ये उनके बातों पे खरे उतरेंगे और कर पाएंगे? यही तो अभी जो है मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम भी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक में इनको जब हाथ में जब सत्ता जनता अगर सौंप देगी तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर इनमें क्षमता है, अगर ये दिल से चाह ले कि हमारे देश के जनता को सेवा करना है और सेवा के उद्देश्य से है और गरीबी मिटाने के उद्देश्य से है, तो वास्तविक में ये मिटा सकते हैं, ये क्षमतावान लोग हैं। अब बाढ़ सुखाड़ की बात कर रहे हो, कैसे? मुझे कहना है कि हमारे देश में सबने कहा कि भारत एक सोने का चिड़िया है, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत युवाओं का देश है। लेकिन हमारे देश के युवाओं के हाल आपने देखा है कि एक नेता के चुनाव होता है उनको 5 साल के लिए होता है, और देश के युवा जो है, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार है, उनके लिए जो है अग्निवीर जैसे योजनाओं लाया जाता है, वो 4 साल के लिए जाता है। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है, इनके साथ युवाओं के साथ बहुत बड़ा बेइंसाफी है। इसके साथ जो है इंसाफ नहीं कर पा रही है सरकार। इनके अभी जो पूर्णतः जो पहले की तरह इनका जो है ये योजना को लागू करना चाहिए। दूसरी बात हमें कहना है कि बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी निदान होनी चाहिए। जब तक बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी निदान नहीं हो गए, जब तक के जो नेताओं द्वारा जो फंड उगाही का जो राहत के नाम, राहत के नाम पर जो धन उगाही का जो ये किए हुए हैं, इनकी जो है बंद होनी चाहिए। गोपाल पासवान जी का सीधा इशारा है कि यहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है लेकिन बीमारी का नहीं, क्योंकि अगर बीमारी रहेगी तभी तो लोग बीमार पड़ेंगे और फिर अस्पताल आएंगे। उसी तरीके से अगर बाढ़ की समस्या रहेगी तभी तो बाढ़ राहत के नाम पे लूटा जाएगा। जी जी, इसलिए मुझे कहना है कि बाढ़ और सुखाड़ की अस्थायी निदान के लिए एक नहर से दूसरी नहर को जोड़ा जाए
और पूरी तरह जो है मजबूती से इस मुद्दा को उठाया जाए ताकि बाढ़ और राहत का स्थायी निदान हो सके। चलिए, गोपाल पासवान जी थे जिन्होंने सारी बात को बखूबी रख दिया है और इन्होंने साथ साथ यह भी कह दिया है कि इस देश में अमीरी रेखा तय होनी चाहिए, अमीरों का एक पैरामीटर होना चाहिए। जिस तरीके से गरीबी का एक तय है पैरामीटर, उस तरीके से अमीरों का भी पैरामीटर तय हो, जिससे कि भ्रष्टाचार में काफी कमी आएगी और जो भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर इस देश में है तो वो है गरीबी रेखा है, लेकिन इस देश में कोई अमीरी रेखा नहीं है। अगर आयोग बनता है तो महिलाओं के लिए आयोग बन जाता है, लेकिन पुरुष आयोग नहीं है। अगर पुरुष को इंसाफ चाहिए तो वो कहां जाएंगे? जिस तरीके से गरीबों के लिए गरीबी रेखा है, अमीरी के लिए अमीरी रेखा नहीं है, उस तरीके से महिलाओं के लिए महिला आयोग है, लेकिन पुरुष के लिए कोई पुरुष आयोग नहीं है। तो वो न्याय के लिए कहां जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे? फिलहाल इतना ही, आगे नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।